लोलो टीवी। एक गांव में एक हीरा नाम का बिगड़ैल व्यक्ति रहा करता था। हीरा गांव के मुखिया का बेटा था। वह दिन भर रामू और श्यामू के साथ आवारागर्दी करता रहता था। गांव में मुखिया का अच्छा खासा दबदबा था। इसी कारण गांव का कोई भी व्यक्ति हीरा के लिए आवाज नहीं उठाता था। एक दिन की बात है, हीरा रामू और श्यामू के साथ आवारागर्दी कर रहा था। तभी उसकी नज़र सबसे सुंदर युवती चारू पे पड़ी थी। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था चारू, तुम कहाँ थी? तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ हीरा, तुम मेरा रास्ता मत रोका करो। पर मैं भी तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तुम्हारा रास्ता एक बार नहीं 1000 बार रोकूंगा, क्योंकि चारू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मैं प्यार तुमसे नहीं करती हूँ। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए वही काफी है। मुझे गांव की और लड़की की तरह मत समझना हीरा। मैं तुम्हारे पिताजी के दबदबे की वजह से कुछ नहीं कह पाती हूँ तुम्हें। मैं उन और लड़कियों की तरह नहीं हूँ हीरा, जो तुम्हारे जैसे आवारा लड़कों से डर जाऊं। बस बहुत हुआ चारू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका ये मतलब नहीं है तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी। तुम्हें अभी से मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या मेरी पत्नी बनने के बाद भी तुम इसी तरह से अपमान करोगी? मान ना मान, तू मेरा मेहमान। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं मुकेश को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। चारू की बात सुनते ही हीरा का दोस्त क्रोधित होते हुए बोला, आखिर दिनेश में तुम्हें ऐसा क्या पसंद है चारू, जो तुम हमारे हीरा भाई के प्यार को ठुकरा रही हो? रामू सही कह रहा है चारू, हीरा भाई के पास सब कुछ है, उस मुकेश के पास तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसके पास नौकरी भी नहीं है और तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा सकता है। तुम्हें पता है मुकेश के पास ऐसी क्या चीज है जो हीरा के पास नहीं है? इतना सुनते ही हीरा के दोस्त चारू की तरफ देखने लगे। चारू हीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, मुकेश के पास हीरा की तरह धन दौलत गाड़ी घोड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास सम्मान है जो हीरा के पास नहीं है। हीरा अपने पिताजी की दौलत पर ऐश करता है और मुकेश मेहनत करके कमाता है। जब मेरे पिता के पास इतनी दौलत है तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? यही तो फर्क है तुम में और मुकेश में। पता है हीरा, सम्मान करना किसे कहते हैं? तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को तो पता ही नहीं है। अगर मुकेश की तरह तुम दूसरों का सम्मान करते होते और अपने पैरों पे खड़े होते ना, तो एक बार मैं तुमसे शादी करने के लिए सोच भी लेती। तुम सिर्फ गांव में आवारागर्दी करने के अलावा और दूसरी लड़की छेड़ने के अलावा कुछ काम नहीं करते हो, और अब मेरा रास्ता छोड़ो। इतना कहते ही चारू पैर पटकते हुए वहां से चली गई। चारू के जाते ही रामू अपने हीरा दोस्त से बोला, हीरा भाई, ये तो आपका अपमान करके चली गई। मेरी समझ में नहीं आता है हीरा भाई, गांव की और भी लड़की तुम्हें इतना पसंद करती हैं और आप तो चारू पर ही इतनी जान क्यों छिड़कते हो, जबकि वो तुम्हें घास भी नहीं डालती। चिंता मत करो, आज चारू ने जो मेरा अपमान किया है ना, आज उसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। और मैं भी देखता हूँ मुकेश इसके साथ विवाह कैसे करता है। तुम दोनों एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर चारू पत्नी बनेगी तो सिर्फ मेरी, और मैं आज ही पिताजी से कहकर चारू के घर पर भेजता हूँ। और मैं भी देखता हूँ चारू का पिता कैसे इनकार करता है शादी के लिए। आप फिर से गलती कर रहे हैं हीरा भाई। अरे चारू के पिताजी तो बरसों पहले ही गायब हो चुके हैं हीरा भाई। चारू को तो उसके दादा दादी ने पाला है हीरा भाई। हाँ, तो वो भी उसके माता पिता ही हुए ना। अब चलो मेरे साथ मेरे पिताजी के पास। इतना कहते ही हीरा अपने पिताजी मुखिया के पास जा पहुंचा। पिताजी, मैं गांव की एक लड़की चारू से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरा रिश्ता लेकर चारू के घर पर जाएं। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं तुम्हारे विवाह की बात एक गांव के पास बहुत बड़ा जमींदार की लड़की से कर चुका हूँ, और दहेज में वह कितना धन दे रहे हैं तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? और चारू तो वैसे भी बिगड़ माता पिता की संतान है। मुझे दहेज में कोई धन दौलत नहीं चाहिए पिताजी, और वैसे भी आपके पास धन की क्या कमी है पिताजी? आप नहीं जानते हो पिताजी, आज चारू ने मेरी सरेआम बेइज्जती करी है
और अब आप बताइए पिताजी, क्या आपके पुत्र का अपमान, क्या आपका अपमान नहीं हुआ है पिताजी? इतना कहकर हीरा अपनी सारी घटना अपने पिताजी मुखिया को बताने लगा था। तभी मुखिया क्रोध में आ गया। ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े अपमान की बात है हीरा, और तुम इस गांव के मुखिया की संतान हो। क्या चारू इस बात को नहीं जानती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकराने की? और आज ही मैं उसके घर जाकर तुम्हारे लिए उसके दादा दादी से हाथ मांग कर आता हूँ, और कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह चारू से करवा देता हूँ। तभी हीरा का दोस्त रामू मुखिया से मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया जी, आप जाने को तो चले जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चारू का हाथ आपके हीरे बेटे को देंगे। वो उसके दादा दादी दिनेश को पहले से ही पसंद करते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अपने गांव में ऐसा दबदबा बनाया है। उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे मना करने की, और मैं अभी इसी वक्त जाकर चारू के दादा दादी से बात करता हूँ। इतना कहकर मुखिया चारू के घर पर चला गया। चारू के दादाजी महेश प्रताप मुखिया जी को देखकर घबरा गए। क्या हुआ है मुखिया जी, सब ठीक तो है? और इतनी सुबह सुबह आप मेरे घर पर? तुम्हारे लिए ही खुशखबरी है महेश, मैं चारू का हाथ अपने पुत्र हीरा के लिए मांगने आया हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी हीरा को पसंद करता है कि चारू मेरे घर की बहू बने। मुखिया तुम्हारे की लिए बात इससे सुनकर ज्यादा चारू के सम्मान की दादा बात सोच क्या में होगी? पड़ गए। क्या सोच रहे हो? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। समझ लो कि कुबेर का खजाना तुम्हारे पास चल के आया है। मेरे बेटे से सुखी तुम्हारी बेटी को कोई नहीं रख पाएगा। वो बात तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन मैं पहले से ही मुकेश को जुबान दे चुका हूँ। तो जुबान को तोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं मुखिया जी, मैं अपनी जुबान को हरगिज नहीं तोड़ सकता हूँ, भले ही इसके लिए आप मेरी जान क्यों न ले लें। दिनेश की बात सुनते हुए मुखिया जी वहाँ से क्रोधित होके चले गए और घर पहुँचने के बाद हीरा से बोले, तुम्हारे कहने के बाद मैं चारू के घर गया था। उसके दादाजी ने मेरे मुंह पर ही मना कर दिया, और दोबारा चारू से विवाह की बात मत करना, मूर्ख इंसान। क्या तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है जो भिखारी खानदान की लड़की से शादी करना चाहते हो? इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। और इतना सुनकर हीरा बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। अब क्या करोगे हीरा भाई? इस सारे फसाद की जड़ मुकेश है, और अब समय आ गया है मुकेश को सबक सिखाने का। और तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हीरा उन दोनों की कान में एक योजना बताने लगा था। उस योजना को सुनकर रामू और श्यामू के होठों पर एक मस्करी भरी मुस्कान आ गई थी। कुछ ही देर में हीरा मुकेश के पास जाकर बोला, अरे मुकेश भैया, क्या तुम्हारा चारू से कोई झगड़ा हो गया है क्या? नहीं नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ देर पहले चारू को मैंने गांव के बाहर उस ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा है, और आप तो जानते ही हैं वह ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मुझे लगा था ना कोई चारू से तुम्हारा झगड़ा हो गया है, और इसी वजह से चारू वहां पर चली गई हो। हीरा भाई सही कह रहे हैं, मैंने चारू को स्वयं अपनी आंखों से उस ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो हीरा? और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ चारू को तुम भी पसंद करते हो हीरा। मेरा काम था तुम्हें बताना मुकेश भाई, तुम्हें विश्वास करना या ना करना तुम्हारी इच्छा पे निर्भर है। मुकेश भाई सोच लो, अगर चारू को कुछ हो गया तो तुम अपने आप को जीवन भर माफ कर पाओगे? हीरा की बात सुनकर मुकेश बुरी तरह से घबरा गया और वह दौड़ता हुआ उस ज्वालामुखी के पास चला गया। ज्वालामुखी के अंदर से अजीब गरीब आवाजें आ रही थीं। दिनेश चारू को आवाज लगा ही रहा था, तभी चुपके से आकर श्यामू ने मुकेश को ज्वालामुखी में धक्का दे दिया। मुकेश चीखते हुए ज्वालामुखी के अंदर जाकर गिर गया। जैसे ही मुकेश नीचे गिरा, वह सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी। उसने देखा ज्वालामुखी के अंदर एक पूरा गांव बसा हुआ था। मुकेश ने यह देखा कि वहां के सारे घर लावा की तरह लाल बने हुए थे और खेती में भी पानी की जगह लावा का इस्तेमाल कर रहे थे।
अब तुम डरो मत, ये लावा तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर ये कैसे हो सकता है? ज्वालामुखी के अंदर पूरा गांव बसा हुआ है, ये तो नामुमकिन है। कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं है? और मैं नहीं, तुम इसके अंदर गिरने के बाद भी जिंदा हो। और चलो, तुम्हें पूरे गांव की सैर कराता हूँ। और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर वह व्यक्ति मुकेश को सारे गांव की सैर कराने लगा था। इतने में ही एक बूढ़ा व्यक्ति मुकेश को गौर से देखने लगा। कहीं तुम्हारे बाबा का नाम सुखिया तो नहीं? हाँ, पर आपको कैसे पता? ना जाने मुकेश को उस बूढ़े आदमी की शक्ल जानी पहचानी सी लगी थी। आपकी तस्वीर तो मैंने अपने दादा के साथ देखी थी, और जब भी मैंने अपने दादाजी से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने यही बताया कि आप उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और इससे ज्यादा उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बताया।